हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने चैनल नॉलेज सिटी में। दोस्तों, आज हम दोबारा बात करने वाले हैं अपनी वही सीरीज जो हमने स्टार्ट की थी HRM यानी कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बीकॉम प्रोग्राम और ऑनर्स वाले बच्चों के लिए सेमेस्टर 3 सेमेस्टर 5 या फिर आप जिस भी प्रोग्राम या कोर्स कर रहे हैं और उसके अंदर HRM नाम का सब्जेक्ट है तो आपके लिए भी ये सीरीज बेनिफिशियल रहेगी। ठीक है, तो आज हम क्या करने वाले हैं भाई दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यूनिट नंबर 2 के चैप्टर नंबर 2 की। जी हाँ, लास्ट क्लास में हमने यूनिट नंबर 2 का चैप्टर नंबर 1 फिनिश कर दिया था। आज हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है प्लेसमेंट, इंडक्शन एंड सोशलाइजेशन। अब दोस्तों बहुत ही छोटा चैप्टर है, ठीक है, ध्यान से समझेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको और बहुत छोटा ज़्यादा कंसेप्ट नहीं है इसके अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों देखिए, प्लेसमेंट, इंडक्शन एंड सोशलाइजेशन हो सकता है आपने इनमें से इन तीनों के नाम कहीं ना कहीं सुने हो सकता है सुने होंगे। आज हम इनके बारे में जानेंगे। ठीक है, सबसे पहले एक ओवरव्यू जान लेते हैं क्या है। वंस एन एम्प्लॉय हैज़ बीन सेलेक्टेड, अब तक हमने क्या क्या पढ़ा कि कैसे एम्प्लॉय आता है, कैसे उसकी रिक्रूटमेंट होती है, कैसे उसका सिलेक्शन होता है, जो हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा। अगर आपने प्रीवियस चैप्टर नहीं देखे, प्रीवियस यूनिट नहीं देखी तो जाके देख लेना, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा, ही शुड बी प्लेस्ड ऑन अ सुटेबल जॉब, पुटिंग द राइट मैन ऑन द राइट जॉब इज एज इम्पॉर्टेंट एज हायरिंग द राइट पर्सन। दोस्तों कहने का मतलब क्या है कि जैसे आपने राइट पर्सन को चूज़ किया। अब देखिए, फॉर्म तो बहुत लोगों ने भरे थे आपकी जॉब के लिए, एप्लीकेशन बहुत आई थी, क्या आपने सबको सेलेक्ट कर लिया? नहीं, आपने सिर्फ राइट पर्सन को सेलेक्ट किया जो आपकी जॉब के लिए सूटेबल है। ठीक है, राइट पर्सन सूटेबल, जो राइट पर्सन आपको सेलेक्ट किया सूटेबिलिटी के हिसाब से, उसे सेलेक्ट करना ही ज़रूरी नहीं है। मतलब उसको सेलेक्ट करने के बाद ही काम खत्म नहीं हुआ, अभी और भी काम बचे हैं। जैसे कि आपने राइट पर्सन को सेलेक्ट कर लिया अपनी राइट जॉब के लिए, लेकिन अब उस राइट पर्सन को राइट जॉब पे लगाना भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट काम है। जी हाँ, अगर आपने उस राइट पर्सन को राइट जगह पे राइट जॉब पे प्लेस नहीं किया तो भी आपको दिक्कतें आएंगी। कैसे, वो हम आगे पढ़ेंगे। देखिए, पहला टॉपिक है हमारा प्लेसमेंट। प्लेसमेंट आपने बहुत सुना होगा कि अरे शर्मा जी के लड़के की प्लेसमेंट हो गई, उसका पैकेज 2.5 करोड़ 3 करोड़ साल का। अरे वर्मा जी की बेटी की प्लेसमेंट हो गई। प्लेसमेंट क्या? प्लेसमेंट, ये वर्ड आपने बहुत बार सुना होगा, है ना। आज इसका मीनिंग जान लेते हैं, जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। देखिए, प्लेसमेंट, सेंडिंग द न्यूली एम्प्लॉयड पर्सन टू सम डिपार्टमेंट फॉर वर्क। कि प्लेसमेंट का मतलब क्या है कि जिस व्यक्ति को आपने सेलेक्ट किया है, सिलेक्शन जिसका आपने किया, उसको सही जगह पे लगाना। क्या? उसको सही जगह पे लगाना, उसकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से। ये है आपकी प्लेसमेंट। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है इसका? प्लेसमेंट शुड बी बेस्ड ऑन द क्वालिफिकेशन एंड क्वालिटीज ऑफ द पर्सन। जिस व्यक्ति को आपने सेलेक्ट किया है उसकी क्वालिफिकेशन, उसकी क्वालिटीज के हिसाब से ही आपको उसे प्लेस करना होगा। एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि दोस्तों देखिए, यहाँ पे एक व्यक्ति है मोहन। मोहन को सेलेक्ट किया गया किस लिए? कि मोहन ने पोस्ट के लिए अप्लाई किया था, अकाउंटेंट की पोस्ट के लिए। ये अकाउंटेंट है एक, ठीक है, आपने इस अकाउंटेंट की पोस्ट के लिए अप्लाई किया। तो अब मेरा क्वेश्चन है, वेयर विल बी मोहन प्लेस? मोहन को आप कहाँ प्लेस करेंगे? इन 4 डिपार्टमेंट में से किसी एक का नाम बताइए। जैसे कि पहला डिपार्टमेंट आपके सामने आ रहा है अकाउंट डिपार्टमेंट, दूसरे में सेल्स, तीसरा परचेज, चौथा लेबर। क्या आप मोहन को लेबर डिपार्टमेंट में भेजेंगे? बताइए, क्या मोहन को मैंने लेबर डिपार्टमेंट में भेजा, क्या मैं इसे प्लेसमेंट कहूँगा? जी नहीं, मैं इसे प्लेसमेंट नहीं कहूँगा। लेकिन आप बोलेंगे कि भैया आपने तो पहले पॉइंट में बताया था कि नए एम्प्लॉय को सेलेक्ट किया था, उससे किसी भी डिपार्टमेंट में भेजना काम करने के लिए, लिखा है ना। न्यूली एम्प्लॉयड पर्सन, क्या लिखा है? सेंडिंग द न्यूली एम्प्लॉयड पर्सन टू सम डिपार्टमेंट फॉर वर्क, कि नए सेलेक्ट व्यक्ति को किसी डिपार्टमेंट में भेजना काम करने के लिए। तो आपने तो कहा था किसी भी डिपार्टमेंट भेजो काम करने के लिए, उसे हम प्लेसमेंट बोलेंगे। लेकिन भाई ऐसा नहीं है। आप अगला पॉइंट भी पढ़िए कि जो प्लेसमेंट होनी चाहिए वो बेस होनी चाहिए उसकी क्वालिफिकेशन पे, उसकी क्वालिटीज़ पे, कि क्या उसके पास क्वालिफिकेशन है, क्या उसके पास क्वालिटीज़ है। अब मोहन एक अकाउंटेंट है तो आप उसे लेबर डिपार्टमेंट में नहीं भेज सकते, और उसे वहाँ भेज रहे हैं तो उसे आप प्लेसमेंट नहीं कहेंगे, क्योंकि उसकी क्वालिटीज़ के हिसाब से उसे आपने नहीं भेजा। अच्छा, इसे यहाँ नहीं भेजेंगे, ठीक है। क्या आप उसे सेल्स डिपार्टमेंट भेजेंगे? सेम बात, आप उसे सेल्स डिपार्टमेंट में भी नहीं भेजेंगे, क्योंकि मोहन के पास क्वालिटीज़ क्या की है? अकाउंटेंट की है, ठीक है। तो हम उसे भैया कहाँ भेजेंगे? हम उसे भेजेंगे अकाउंट्स डिपार्टमेंट में, और इसी को हम प्लेसमेंट कहेंगे। तो भैया सिर्फ व्यक्ति को किसी भी पोस्ट पे लगा देना प्लेसमेंट नहीं कहलाता, उसको राइट जगह पे लगाना ही प्लेसमेंट है। अगर वो अकाउंटेंट है तो उसे अकाउंट्स की पोस्ट पे लगाइए, सेल्स मैनेजर है तो सेल्स डिपार्टमेंट में, परचेस मैनेजर है परचेस डिपार्टमेंट में। राइट पर्सन एट द राइट जॉब इज कॉल्ड प्लेसमेंट।
ओके गाइस, अंडरस्टैंड। चलिए, आई होप आपको प्लेसमेंट का कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया हो। अब बढ़ते हैं अपने अगले कंसेप्ट की ओर। चलिए दोस्तों, बात करते हैं अपने अगले टॉपिक की। दोस्तों देखिए, इंडक्शन। इंडक्शन क्या होता है दोस्तों? इंडक्शन और ओरिएंटेशन दोनों एक ही बात है, चाहे इंडक्शन कह लीजिए चाहे ओरिएंटेशन कह लीजिए। अब ओरिएंटेशन का नाम तो आप लोगों ने सुना होगा, है ना, कि कभी हम किसी नए कॉलेज में जाते हैं या किसी नई क्लास को, किसी नई कोचिंग को ज्वाइन करते हैं तो कहते हैं ना, आज ओरिएंटेशन डे है। ओरिएंटेशन डे मतलब फर्स्ट डे, जब आपको उस कोचिंग के बारे में बताया जाता है, वहाँ के रूल्स और रेगुलेशन के बारे में बताया जाता है, कैसे पढ़ाई होगी, कैसे नोट्स मिलेंगे, वगैरह वगैरह, है ना। तो उसे क्या बोलते हैं? ओरिएंटेशन। जब आप उस कोचिंग के बारे में, उस इंस्टीट्यूशन के बारे में, उस संस्थान के बारे में जानते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या होता है? नोन एज ओरिएंटेशन, कि आप इसे ओरिएंटेशन भी कह सकते हैं और इंडक्शन भी कह सकते हैं, जो आपको सुटेबल लगे। आगे बात करते हैं, इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू एम्प्लॉय टू द ऑर्गेनाइजेशन, कि भैया जो नया एम्प्लॉय आया है, अब दोस्तों नया एम्प्लॉय आया है वो तो आपको जानता नहीं, ना आपकी कंपनी को जानता, ना आपके लोगों को जानता कि अंदर कौन लोग काम करते हैं, कौन मेरे सुपीरियर हैं, कौन मेरे सबॉर्डिनेट हैं। अच्छा, सुपीरियर और सबॉर्डिनेट का मतलब जानते हो ना भाई? नहीं जानते? बता देता हूँ। सुपीरियर का मतलब जो हमसे ऊपर वाली पोस्ट पे है, मतलब हमारा बॉस, एक तरह से कह सकते हैं बॉस टाइप, जो हमसे ऊपर वाली पोस्ट पे है, ठीक है, हमारा सर। और सबॉर्डिनेट मतलब हमारा जूनियर, जो हमसे नीचे वाली पोस्ट पे है, ठीक है। समझ में आ गया कंसेप्ट? हाँ भाई, तो हमें नहीं पता ना कि अब मैं नया एम्प्लॉय हूँ, अब मुझे क्या पता कौन मेरा सुपीरियर है, कौन मेरा सबॉर्डिनेट है, किन लोगों के साथ मेरे को काम करना है, मेरी क्या क्या ड्यूटीज़ हैं, मेरी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। तो ये सब बताया जाता है कब? आपको ओरिएंटेशन वाले दिन, ठीक है ना, कि नए एम्प्लॉय को ऑर्गेनाइजेशन से मिलाना, वहाँ के लोगों से मिलाना, टू मेक द न्यू एम्प्लॉय फील एट होम। अच्छा, ऐसा क्यों किया जाता है दोस्तों? ऐसा इसलिए किया जाता है, फॉर एग्जाम्पल अगर ओरिएंटेशन ना हो, ठीक है, अब मैं नया नया किसी कंपनी में ज्वाइन हुआ, मेरा कोई ओरिएंटेशन नहीं हुआ, मैं डायरेक्ट कंपनी में गया, अब मैं वहाँ नहीं जानता कि कौन मेरे सर हैं, मतलब कौन मेरे सुपीरियर हैं, मेरे बॉसेस हैं, कौन कौन मेरे मैनेजर हैं, मैं नहीं जानता। तो मुझे क्या पता इन्हें मैं गुड मॉर्निंग विश करनी है कि नहीं करनी, इनसे कैसे बात करनी है, ठीक है। और मैं ये भी नहीं जानता कि कौन मेरा सुपीरियर है, कौन मुझसे मतलब नीचे वाली पोस्ट पे है, ठीक है ना, किनको मुझे अपना काम देना है। तो मैं नहीं जानता, तो वहाँ मैं कैसे लोगों से कोऑर्डिनेट करूँगा, कैसे उनसे कम्युनिकेट करूँगा, कुछ पूछना होगा तो कैसे पूछूंगा, है ना, ये वो मुझसे कैसे कम्युनिकेट करेंगे, क्योंकि दोनों तरफ से सेम बात है, मैं उन्हें नहीं जानता, वो मुझे नहीं जानते, है ना भाई। तो काम करने में क्या होगा? बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, मिस कम्युनिकेशन की स्थिति आ जाएगी। इसीलिए ओरिएंटेशन बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। इससे क्या होता है? इससे नया एम्प्लॉय होता है फील करता है बिल्कुल घर जैसा। क्यों? जब सारे लोगों से मिल जाएगा, दोस्ती करेगा, तो क्या लगेगा घर में ही है भाई, सारे अपने लोग हैं, मिलजुल के काम करेंगे, मोटिवेट हो गए, है ना। अच्छा, टू ओरिएंटिंग अ न्यू एम्प्लॉय टू हिज वर्क ग्रुप, मैनेजर, सुपीरियर, जूनियर एक्सेट्रा, कि जो नया एम्प्लॉय आया है उसको सबसे मिलाना, अपने सुपीरियर से, अपने मैनेजर से, ठीक है, अपने बॉसेस से, अपने जूनियर से, अपने सबॉर्डिनेट से, अपने वर्क ग्रुप से, कि जिनके संग उसे काम करना है। इससे क्या होगा? उसके अंदर एक फीलिंग आई कैसी कि मैं घर में ही हूँ, मतलब उसे नया नहीं लगेगा कि नया नया हूँ, लोग जानते नहीं है, वो सबको जानेगा, लोग उसे जानेंगे, तो आराम से काम हो जाएगा, कम्युनिकेशन अच्छा होगा, ठीक है। हाँ, पर्पस ऑफ इंडक्शन, चैर टॉपिक हो गया। पर्पस ऑफ इंडक्शन, अब ये इंडक्शन कह लीजिए, ओरिएंटेशन कह लीजिए, इसका पर्पस क्या होता है, इसका मेन रीजन क्या होता है? देखिए, पहला, टू प्रोवाइड इन्फो, इन्फो मतलब इन्फॉर्मेशन अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन, कि भाई जो नया एम्प्लॉय आया है उसको ऑर्गेनाइजेशन के बारे में इन्फॉर्मेशन देना, उसे बताना कि ऑर्गेनाइजेशन क्या है, कैसे वर्क करती है, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कब से आई है, कब से नहीं आई है ना, ये सब। टू बिल्ड कॉन्फिडेंस, अब क्या होगा? उसके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करना, जब वो लोगों से मिलेगा, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में रूल्स जानेगा, उसके रेगुलेशन जानेगा, कैसे काम करते हैं, जो हर चीज़ जानेगा, तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा काम करने का, है ना, उसे दिक्कत नहीं होगी, उसे नया नया फील नहीं होगा अलग अलग सा, ठीक है। टू प्रमोट फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस एंड लॉयल्टी, उसे ऐसा फील कराना कि वो घर में ही है, मतलब सारे लोग अपने ही हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और जब ऐसा उसे लगेगा तो वो लॉयल्टी भी उसके अंदर बढ़ेगी। टू बिल्ड अप रिलेशनशिप बिटवीन न्यू एंड फर्म, अच्छा, फर्म और नया जो एम्प्लॉय है उसके बीच में एक रिलेशनशिप बिल्ड करना, कि उन दोनों को आपस में एक कोऑर्डिनेशन बैठाना, जिससे काम अच्छे से हो सके। और एक सबसे बड़ा रीज़न क्या होता है, मैंने मेंशन करना भूल गया, कि लेबर टर्नओवर रेट कम करना। मैंने आपको बहुत बार बताया है लेबर टर्नओवर रेट, अगर आपको लेबर टर्नओवर रेट नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, और इस पर मैं एक शॉर्ट भी बना दूंगा किसके बारे में, लेबर टर्नओवर रेट के बारे में, ठीक है ना, शॉर्ट बना दूंगा जिससे लोगों को क्लियर हो जाए। अच्छा, लेबर टर्नओवर रेट क्या होता है, सुन लीजिए। लेबर टर्नओवर रेट का दोस्तों मतलब होता है कि एक कंपनी में एक साल के अंदर कितने लोग नए आए और कितने लोग काम छोड़ के चले गए,
आई रिपीट, लेबर टर्नओवर रेट का मतलब होता है कि एक साल में एक कंपनी में कितने लोगों ने ज्वाइन किया और कितने लोगों ने रिज़ाइन किया, मतलब कितने लोग नए आए और कितने लोग छोड़ के चले गए कंपनी को। इसको ही हम बोलते हैं लेबर टर्नओवर रेट। अगर एक कंपनी का लेबर टर्नओवर रेट ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या है कि नए लोग तो कम आ रहे हैं, लेकिन हमारे जो अपने पुराने लोग हैं वो ज़्यादा कंपनी छोड़ के जा रहे हैं। अब इससे क्या होता है, एक कंपनी का बुरा इंप्रेशन पड़ता है मार्केट पे। लोगों को लगता है कि इस कंपनी में अच्छा काम नहीं हो रहा, अच्छा बिहेवियर नहीं हो रहा, इसलिए लोग यहाँ पे काम कर नहीं पा रहे और इसके एम्प्लॉय धीरे धीरे काम छोड़ के जा रहे हैं। अगर एक कंपनी हमेशा चाहती है, क्या एक कंपनी हमेशा चाहती है कि उसका लेबर टर्नओवर रेट हमेशा कम रहे, कम मतलब कि कम लोग काम छोड़ के जाएं, इसलिए वो सारी फैसिलिटी देती है अपने लोगों को, अपने एम्प्लॉयज़ को, जिससे कि वो कंपनी छोड़ के ना जाए और उनकी लेबर टर्नओवर रेट कम रहे। ठीक है, तो आई थिंक आपको लेबर टर्नओवर रेट का मतलब समझ में आ गया हो। तो कंपनी का एक रीज़न ओरिएंटेशन का ये भी होता है कि लेबर टर्नओवर रेट कम रहे। क्यों? देखिए, अब एम्प्लॉय नया नया आया है, वो सारे लोगों से जान गया, सबसे मिल लिया, सबसे बातें कर ली, हर चीज़ से मालूम चल गया, तो अच्छे से काम करेगा, काम नहीं छोड़ेगा। लेकिन अगर हमने उसका ओरिएंटेशन नहीं कराया, अब वो लोगों को जानता ही नहीं है, अब वो आ रहा है, ना कोई उससे बोल रहा है, ना वो किसी से बोल पा रहा है, ठीक है, सारा काम कर रहा है, ना किसी से दोस्ती बनी, तो क्या उसे अच्छा ही लगेगा, बड़ा अजीब सा फील होगा, अलग अलग सा फील होगा, तो वो कंपनी छोड़ के चला जाएगा। इससे क्या होगा, कंपनी की लेबर टर्नओवर रेट बढ़ेगी और कंपनी को नुकसान होगा। इसलिए कंपनी ओरिएंटेशन करवाती है अपने नए एम्प्लॉयज़ का अपनी पूरी ऑर्गेनाइजेशन और पूरी टीम के साथ। अगला पॉइंट दोस्तों देखें, कंटेंट्स ऑफ इंडक्शन प्रोग्राम। अगर अब इंडक्शन प्रोग्राम के अंदर क्या क्या बताते हैं, क्या क्या कंटेंट होते हैं, देखिए ये वैरी करते हैं हर ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से, कोई कुछ भी बता सकता है अपनी कंपनी के बारे में, है ना। देखिए हम यहाँ पढ़ेंगे मेन पहला ब्रीफ डिस्क्रिप्शन। ब्रीफ डिस्क्रिप्शन का मतलब क्या कि जो वहाँ का मैनेजर होगा, वहाँ का बॉस होगा, वो नए एम्प्लॉय को अपनी कंपनी का हिस्ट्री बताएगा कि हमारी कंपनी 80-85 में स्टार्ट हुई थी, मेरे परदादा के परदादा ने स्टार्ट की थी, ठीक है, हम लोगों ने शुरू में इतनी सेल्स की, हमारा प्रॉफिट धीरे धीरे बढ़ता चला गया, है ना। तो ऐसे करके ब्रीफ हिस्ट्री देगा अपने एम्प्लॉय को, जिससे उसे पता लगे कि ये कंपनी आज की नहीं है, बहुत पुरानी है, या फिर इसने कम सालों में बहुत ज़्यादा तरक्की कर रखी है, इसका मतलब यहाँ का प्रॉफिट ज़्यादा है और मेरा भी यहाँ फ़ायदा होने वाला है। आगे बात करें लोकेशन मतलब कि हमारी कंपनी कहाँ पे लोकेट करती है, हमारी कंपनी कितनी ब्रांचेस हैं, हमारी कंपनी की कितनी सारी कह सकते हैं कितनी सारी हमारी ब्रांचेस हैं अलग अलग जगह, ये सब बताना, ठीक है ना। आगे पॉलिसीज, हमारी कंपनी की पॉलिसीज़ क्या है जो आपको फॉलो करनी पड़ेंगी। अच्छा, हमारी कंपनी के रूल्स और रेगुलेशन क्या है जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। सेफ्टी मेजरमेंट, हम सेफ्टी मेजरमेंट क्या रखते हैं कि मान लीजिए कभी आग लग जाए या कोई दिक्कत आए तो उसके लिए हमारे कंपनी में सारी सेफ्टी मेजर्स हैं कि नहीं है, ठीक है ना। इन्फो अबाउट ट्रेनिंग प्रोग्राम, और ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में भी इन्फॉर्मेशन देना कि अभी आपने ज्वाइन किया है तो हमारे कंपनी में हर 6 महीने हर 1 साल में एम्प्लॉयज़ को नई नई ट्रेनिंग के लिए बाहर भेजा जाता है। तो वो सब मतलब जो भी कंपनी की पॉलिसी से रूल्स रेगुलेशन है वो बताना, ठीक है। ये अब किसी कंपनी में ज़्यादा होती है पॉलिसी, किसी में कम होती है, तो जितनी जिसमें होती है वो उतनी बताता है अपनी ओरिएंटेशन कंटेंट के अंदर, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आपको यहाँ तक समझ में आ गया हो। अब बढ़ते हैं अपने अगले कंसेप्ट की ओर। दोस्तों अब बात करते हैं अपने अगले टॉपिक की। दोस्तों देखिए, बेनिफिट ऑफ ओरिएंटेशन, क्योंकि ओरिएंटेशन कराने का बेनिफिट क्या है, कुछ तो फायदा होगा ना, तभी तो कंपनी करा रही है ओरिएंटेशन। देखिए, रिड्यूस एंजाइटीज ऑफ न्यू एम्प्लॉय, इससे क्या होता है नए एम्प्लॉय की एंजाइटी, एक डर कह सकते हैं, एक घबराहट कह सकते हैं, कम होती है, ख़त्म होती है। क्यों? जब वो जान जाता है कि हाँ भाई मुझे यहाँ काम करना है, ये मेरे सुपीरियर हैं, ये मेरे सबॉर्डिनेट है, ये मेरे कलीग्स हैं, तो उसे एक फैमिलियर कह सकते हैं ना, फैमिलियर बेस मिल जाता है जहाँ वो आराम से काम करेगा बिना किसी टेंशन के, ठीक है। अगला पॉइंट, प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू नो अबाउट द फर्म एंड इट्स पीपल, कि भैया न्यू एम्प्लॉय को एक अपॉर्चुनिटी मिलती है फर्म के बारे में जानने की। अब देखिए, जब उसने कंपनी के लिए अप्लाई किया होगा तो जितनी इन्फॉर्मेशन उसे नेट से मिली होगी, खाली उसके पास उतनी ही इन्फॉर्मेशन होगी। अंदर क्या काम हो रहा है, अंदर कौन लोग काम कर रहे हैं, अंदर के लोगों की कहानियाँ क्या हैं, वो उसे मालूम चलेगी ओरिएंटेशन में, है ना। आगे बात करें, बिल्ड अ पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड द कंपनी, और इससे क्या होगा, उसका एक पॉजिटिव एटीट्यूड बनेगा। जब भाई लोग उससे मिलेंगे, अच्छे से बातचीत करेंगे, समझाएंगे, तो उसे लगेगा हाँ भाई कंपनी अच्छी है, लोग अच्छे हैं, यहाँ मैं आराम से काम कर सकता हूँ। आगे, बिल्ड टू वे कम्युनिकेशन, इससे क्या होगा, टू वे कम्युनिकेशन होगा न्यू एम्प्लॉय और कंपनी के बीच में, है ना। क्या होगा, टू वे कम्युनिकेशन होगा, दोनों एक दूसरे से अपने क्वेश्चन पूछेंगे, अपने डाउट पूछेंगे और उनका आंसर लेंगे। आगे बात करें, बिल्ड अप टीम वर्क, इससे क्या होगा, टीम वर्क बिल्डअप होगा। जब भाई वो अपने कलीग से मिलेगा, अपने सबॉर्डिनेट से, अपने सुपीरियर से मिलेगा, तो एक बिल्डअप होगा क्या, टीम वर्क। वो जानेगा अच्छा भाई ये मेरे सबॉर्डिनेट हैं, ये मेरे सुपीरियर हैं, इन लोगों ने ऐसे तरक्की करी, मुझे भी इनसे कुछ ना कुछ सीख के तरक्की करनी है। आगे बात करें, रिड्यूस टर्नओवर, और मैंने बताया आपको कि टर्नओवर खत्म होगा। जब भैया एम्प्लॉय मोटिवेट हो जाएगा, सारे लोगों से मिल जाएगा, अच्छे से काम करेगा, तो जॉब छोड़ेगा नहीं तो टर्नओवर अपने आप ही कम हो जाएगी, ठीक है। अगले टॉपिक पे चलें,
प्रॉब्लम एरिया इंडक्शन। अब ये इंडक्शन के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम आती है, क्या क्या दिक्कतें आती हैं जानते हैं। पहला, क्विक टूर। कभी कभी क्या होता है ना, जो से सुपरवाइजर को या जिस कह सकते हैं मैनेजर को भेजा जाता है नए एम्प्लॉय के साथ कि जाओ भाई इसे एक टूर दे के आओ, मतलब इसे एक ओरिएंटेशन करा के लाओ, पूरा कंपनी पूरी बिल्डिंग घुमा के लाओ। तो भैया मैनेजर अपने काम में होता है ना, वो कहता है क्या है यार फालतू काम दे दिया, तो फटाफट ले आता है, देखो भाई इस रूम में ये होता है, इस रूम में ये होता है, वहाँ ये है, वहाँ वो है, वहाँ आपका ये है, वहाँ पे वो है, चलो हो गया। अब इतनी जल्दी कोई बंदा कैसे जान पाएगा, वो तो पहली बार आया है ना, मैनेजर भले वहाँ रोज़ घूम रहा है तो उसके लिए तो कुछ नया है नहीं, लेकिन जो बंदा नया आया है, कुछ नई इच्छाएं लेके आया है कि भाई नई नई चीज़ सीखूंगा, मैनेजर क्या कर रहा है, उसकी इच्छाएं मार रहा है, भाई ये है, ये वो है, ये वो है, ये वो है, उसे क्या याद रहने वाला है ना, उससे किसी ने मिलाया ना कुछ बातें की, बस चलता रहा दिखाता रहा, चलता रहा दिखाता रहा, ऐसे कुछ भी उसे समझ में नहीं आएगा। क्विक टूर नहीं देना चाहिए। अगला, टू मच इन्फॉर्मेशन। अब एक ही दिन में आप टू मच मतलब बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे दोगे तो भैया ह्यूमन माइंड है, अब वो इतनी कैपेसिटी नहीं कि आप एक ही दिन में सब भर दोगे, उसके अंदर भर जाएगा, नहीं धीरे धीरे दो। ये नहीं कि पहले दिन ही आके सब बता दिया कि यहाँ ये होता है, यहाँ वो होता है, यहाँ ये होता है, यहाँ वो होता है। अब भाई एक दिन में वो एक ही चीज़ जान पाएगा ना। अब आपकी कंपनी में 10-12 डिपार्टमेंट है, अब 10-12 डिपार्टमेंट में मान लो एक डिपार्टमेंट 50 काम होते हैं, ठीक है, अब ऐसे करते करते 1000-2000 काम होंगे, तो कभी एक दिन में याद कर लेगा अच्छा इसमें ये होता है, इसमें वो होता है, नहीं, धीरे धीरे बताइए, है ना। लैक ऑफ ट्रेन सुपरवाइजर, और सबसे बड़ी गलती होती है लैक ऑफ ट्रेन सुपरवाइजर। मतलब भैया जिस सुपरवाइजर को नए एम्प्लॉय के साथ भेजा जा रहा है, क्या पता उसको खुद तो पता नहीं कंपनी के बारे में, वो उसे क्या बताएगा नए वाले को, है ना। तो ऐसे सुपरवाइजर को भेजा जाए उसके साथ जिसे खुद पूरी कंपनी की नॉलेज हो। अब जिसे खुद अपने काम के सिवा पूरी कंपनी का काम पता नहीं, तो उसे क्या बताएगा, है ना। उसे मान लो नए नए ने पूछा कि भाई सेल्स में क्या होता है, सेल्स में अच्छा हाँ हाँ सेल्स में ना सेल्स होती है, बस तुम इतना ध्यान रखो। भाई उसको पूरा बताओ ना सेल्स कैसे होती है, हम कहाँ कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं, हम कितना मार्जिन लेके चलते हैं, तभी तो सीखेगा, है ना। अनइम्पॉर्टेंट टास्क, और कभी कभी से अनइम्पॉर्टेंट टास्क कराया जाता है, जैसे कि वो मान लो अकाउंटेंट की पोस्ट के लिए आया है, तो पहले ही उसने अकाउंटेंट का काम किया होगा। आप उसे क्या बोल रहे हो कि जो भैया आपके जूनियर सीनियर वो काम कर रहे हैं कंप्यूटर पे, आप पड़ोस में बैठ के देखो। अब क्या पता उसे वो पूरा काम आता हो, वो कर सकता है, लेकिन आपने उसकी टाइम वेस्ट करा, उसे खाली बैठा दिया और बैठ के देख रहा है, जबकि उसे पूरा काम आता है। हो सकता है कि आप उसे वाला काम दे देते, वो तब तक वाला काम करता और सीनियर कुछ और काम कर लेता जो पड़ा हुआ है पेंडिंग, है ना, तो इससे दो काम साथ साथ चलते हैं। लेकिन नहीं, आपने उसे बोल दिया कि सीनियर को बैठ के देखो, तो क्या हो रहा है, टाइम वेस्ट हो रहा है। अनइम्पॉर्टेंट टास्क नहीं देना चाहिए। आगे बात करते हैं हाउ टू मेक इंडक्शन इफेक्टिव। अब ये हमने प्रॉब्लम देखी, अब इंडक्शन को इफेक्टिव कैसे करेंगे, ओरिएंटेशन को इफेक्टिव कैसे करेंगे, प्रभावशाली कैसे करेंगे। देखिए पहला, फर्स्ट इंट्रोड्यूस विद हिज ग्रुप, कि वह सबसे पहले ओरिएंटेशन में क्या कीजिए, उसे पूरी कंपनी से मिलाने की बजाय उसके अपने ग्रुप से मिलाइए, जहां उसे काम करना है, जिन लोगों के साथ उसे काम करना है, जिन लोगों के साथ उसे रहना है, पहले उन्हें उनके संग मिलाइए, है ना। वहाँ चाय वाय की एक पार्टी रखिए, चाय पीते पीते बात करें अपने जूनियर से, अपने सीनियर से, अपने कली कौन होता है, जो आपके साथ सेम पोस्ट पे काम करते हैं। दोस्तों 3 लोग होते हैं, 3 टर्म्स याद रखना। मान लीजिए कौन आया था कंपनी में, मोहन, ये मोहन आया, ठीक है। अब देखिए एक है इसके ऊपर शिवम, कौन है, शिवम, शिवम कौन है, शिवम इसका सुपीरियर है, क्या है, शिवम इसका सुपीरियर है, इससे बड़ी पोस्ट पे है, जो इससे बड़ी पोस्ट पे होगा वो उससे सुपीरियर होगा, जो कि है शिवम। शिवम से नीचे है एक रोहित, कौन है, रोहित, रोहित है कलीग, कलीग वो होता है जो आपके सेम पोस्ट पर, जिस पोस्ट पे आप काम कर रहे हो उसी पोस्ट पे वो काम कर रहा है, आप दोनों की सेम सैलरी सेम पोस्ट, तो इसे हम बोलते हैं कलीग। और एक है मान लो गोलू, क्या नाम है, गोलू, गोलू है आपका सबॉर्डिनेट, क्या है, सबॉर्डिनेट, जो इससे नीचे पोस्ट पे है। तो 3 लोग होते हैं, सबॉर्डिनेट, सुपीरियर और कलीग्स। कलीग कौन, जो सेम पोस्ट पे काम करते हैं, सुपीरियर कौन, आपसे ऊपरली पोस्ट पे काम करेंगे, और सबॉर्डिनेट आपसे नीचे वाली पोस्ट पे। आइए यहाँ तक समझ में आ गया हो, ठीक है ना। आगे बढ़ते दोस्तों, देखिए हाँ, तो फर्स्ट इंट्रोड्यूस हमने क्या करा है उसे, एसएससी, एसएससी मतलब सुपीरियर, सबॉर्डिनेट और कलीग्स है, जहाँ उन्हें काम करना है। फिर अगला पॉइंट, जनरल पॉलिसी, उसे भैया कंपनी की जनरल पॉलिसी पे पहले ही बता दो कि ये पॉलिसी है, जिससे दिक्कतें ना हो। फिर अगला पॉइंट, स्मॉलर डोजेस, कि भी उसे छोटी छोटी डोज दो। डोज का मतलब ये नहीं कि उसे इंजेक्शन लगा दो, नहीं, डोज का मतलब है कि आप आपकी कंपनी जानते बहुत पुरानी है, तो इतने सालों में उसने बहुत सारा काम किया होगा, तो आप उसके सारे अचीवमेंट, सारा काम एक ही दिन में बता दोगे तो कैसे याद रहेगा, या जितने भी डिपार्टमेंट उन सबका काम एक ही दिन में बता दोगे तो कैसे याद रहेगा। तो सर स्मॉलर डोजेस का मतलब होता है कि कम कम इन्फॉर्मेशन, मतलब थोड़ी आज दे दी, थोड़ी कल दे दी, ठीक है ना। ऐसे करते करते दोगे तो उसे याद रहता जाएगा, एक साथ दे दोगे तो याद नहीं रहेगा, ठीक है ना। जैसे कि बचपन में हम लोग टेबल याद करते थे, तो क्या हमने पहले दिन ही 2 से लेकर 20 तक टेबल याद कर ली थी, नहीं, हमारी मैम हमें स्मॉलर डोज देती थी, मतलब पहले बोलती थी 2 से 10 तक करो, या 2 से 5 तक करो, फिर 5 से 10, फिर 10 से 15, 15 से 20, ऐसे करते 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 हम लोगों ने टेबल याद की, ठीक है।
आगे याद करते हैं और जो आपको अभी भी याद नहीं होंगी, ठीक है ना, मतलब टेबल। ऑन द जॉब इंस्ट्रक्शन एंड क्वालिफिकेशन। और भैया जो ओरिएंटेशन होना चाहिए वो ऑन द जॉब होना चाहिए। दो तरीके के ओरिएंटेशन होते हैं, ऑन द जॉब, ऑफ द जॉब। ऑन द जॉब का मतलब जिस जगह पे काम करना है उसी जगह पे रह के उसे सिखाओ, और ऑफ द जॉब कि काम तो वही सीखेगा लेकिन अदर जगह पे। मतलब एग्जाम्पल लेते हैं, इसे अकाउंटेंट का काम करना है, अब आपने उस काम को सीखने के लिए इसे दूसरी जगह भेज दिया, अपने दूसरी ब्रांच में। काम इस ब्रांच में करना है, सीखने के लिए आपने इसे वहाँ भेज दिया, वहाँ के लोगों से मिलेगा, काम उसे यहाँ के लोगों के साथ करना है, तो उसे यहाँ रखिए, वहाँ मत भेजिए, ठीक है ना। रीजनेबल टाइम, और भैया उसे रीजनेबल टाइम दीजिए चीज़ें याद करने के लिए। ये नहीं कि आप पहले दिन उसके दिन गया सुपीरियर, उसका मैनेजर गया कि मैं देखो आपको ये काम करना है, इन कामों को आज ही याद कर लो 1 घंटे में, कल से कोई गलती नहीं होनी चाहिए, कल से हम बताएंगे नहीं। ये क्या बात होती है भाई, अभी बंदा आया है, अभी काम देख रहा है, सीखेगा, टाइम लगता है, थोड़ी पहले दिन सारा काम करने लग जाएगा, है ना, तो थोड़ा टाइम दीजिए। आगे करते हैं। अच्छा टॉपिक खत्म हो गया। अगला टॉपिक क्या है, इंडक्शन इन इंडियन हिस्ट्री। अब इंडियन हिस्ट्री में इंडक्शन का क्या रोल है, देखिए, और वन ऑफ द मोस्ट नेग्लेक्टेड एरिया, कि भैया सबसे ज़्यादा नेग्लेक्टेड है जो नकारात्मक, मतलब जिसे हम नकार देते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं इस एरिया को, वो है इंडिया के अंदर इस टाइम ओरिएंटेशन इंडक्शन। बहुत सारी कंपनियों में बहुत सारी फर्म के अंदर सॉरी इंडक्शन होता ही नहीं है, ओरिएंटेशन देते ही नहीं है नए एम्प्लॉय को। अब भैया अगर नए एम्प्लॉय को आप ओरिएंटेशन नहीं देंगे, 1 मिनट सॉरी, अगर आप नए एम्प्लॉय को ओरिएंटेशन नहीं देंगे, इंडक्शन नहीं देंगे, तो कैसे मालूम चलेगा कंपनी के बारे में, कैसे काम करेगा। और फिर आप उससे एक्सपेक्टेशन क्या रखते हैं कि ये तो भैया बढ़िया काम करेगा, कैसे करेगा, आपने कुछ दिखाया नहीं, कुछ सिखाया नहीं, लोगों से मिलाया नहीं, तो काम करेगा तो करेगा कैसे भाई। इसीलिए इंडक्शन ओरिएंटेशन को बढ़ावा देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इंडिया में। हालांकि अब जो नए लोग आ रहे हैं, नए ग्रेजुएट, नए MBA के बच्चे आ रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि इस चीज़ को हम आगे बढ़ाएं, और वो फ्यूचर में बढ़ाएंगे भी, तो जल्दी हम इस चीज़ को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब दोस्तों बढ़ते हैं अपने इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक पे, जो कि है सोशलाइजेशन। हमने प्लेसमेंट पढ़ा, हमने इंडक्शन पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे सोशलाइजेशन, फिर चैप्टर खत्म, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। दोस्तों बात करते हैं अपने लास्ट टॉपिक्स की। दोस्तों देखिए, अब हमारा अंतिम टॉपिक है सोशलाइजेशन, कि सोशलाइजेशन क्या होता है। हमने प्लेसमेंट पढ़ लिया, हमने इंडक्शन पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे सोशलाइजेशन। देखिए, प्रोसेस ऑफ एडजस्टमेंट एंड एडेप्टेशन, कि भैया एडजस्टमेंट कि अपने आप को एडजस्ट कर लेना, और एडेप्टेशन किस चीज़ को स्वीकार करना, एडेप्ट कर लेना। किसके लिए कही गई ये बात, ये कही गई है नए एम्प्लॉय के लिए, कि जो नया एम्प्लॉय आया है, ठीक है, उसके लिए कि वो कितनी जल्दी अपने आप को नए माहौल में ढाल लेता है, कितनी जल्दी सारी चीज़ों को मानता है, फॉलो करना सीख जाता है, ये उसके लिए, ठीक है ना। सोशलाइजेशन एंड इंडक्शन आर सिनोनिम। बहुत लोग कहते हैं कि सोशलाइजेशन और इंडक्शन सेम है। क्यों, इंडक्शन के अंदर हम रूल्स और रेगुलेशन बताते हैं जिसे उसे फॉलो करना होता है, और सोशलाइजेशन में भी उसे रूल और रेगुलेशन ही फॉलो करने होते हैं। लेकिन ये दोस्तों दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। मैं लिखा ना बड़ा बड़ा नो, ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। दोस्तों देखिए, बोथ आर डिफरेंट। इंडक्शन क्या है, इंडक्शन सोशलाइजेशन का ही एक पार्ट है। क्या, इंडक्शन सोशलाइजेशन का ही एक पार्ट है। देखिए, इंडक्शन में क्या होता है, डील्स विद न्यू रिक्रूट्स। इंडक्शन जो डील करता है वो करता है नए रिक्रूटमेंट वाले लोगों से, कि जो नए लोग भर्ती होकर आए हैं उनसे डील करता है आपका इंडक्शन, कि उन्हें रूल्स के और रेगुलेशन बताना, ठीक है ना। लेकिन सोशलाइजेशन क्या करता है, वो इनसे डील तो करता है जो नए लोग आए, लेकिन वो उनसे भी डील करता है जो ट्रांसफर हो गया है और प्रमोशन हो गया है। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा इस पोस्ट पे था, उसका प्रमोशन हुआ और वो इस पोस्ट पे चला गया। अब यहाँ की ड्यूटीज़, यहाँ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, यहाँ का वर्कलोड सब अलग है, सब डिफरेंट है। उसे यहाँ के बारे में मान लो ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो अब यहाँ की नॉलेज के बारे में कौन बताएगा उसे, ये बताएगा उसको सोशलाइजेशन। जितनी जल्दी वो यहाँ पे अपने आप को ढाल लेगा, सारी चीज़ सीख लेगा, तो माना जाएगा कि उसका सोशलाइजेशन सही हुआ है, ठीक है ना। प्रमोशन ट्रांसफर सेम बात, कि किसी और ब्रांच से यहाँ पे आया, वहाँ ब्रांच में अलग काम था, यहाँ अलग काम है, तो यहाँ पे कौन समझाएगा, सोशलाइजेशन, वर्कर से सोशलाइजेशन समझाएंगे, मतलब जो मैनेजर है उसके, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो सोशलाइजेशन समझ में आया आपको। सोशलाइजेशन मतलब कि वर्कर कितनी जल्दी अपना वर्कर जो है, जो या तो रिक्रूट होकर आया है, ट्रांसफ़र होकर आया है, प्रमोशन होकर आया है, कितनी जल्दी अपने सारी चीज़ों को, अपनी ड्यूटीज़ को समझता है, उसको फॉलो करता है, और कोई दिक्कत नहीं करता काम करने में, ठीक है ना, ये बोलते हैं उसे प्रोसेस। अब इसका प्रोसेस क्या होता है, तो दोस्तों देखिए, प्रोसेस डिपेंड होता है, शॉर्ट भी हो सकता है, लॉन्ग भी, डिपेंड करता है कि नया वर्कर कितनी जल्दी चीज़ें सीखता है। मतलब जो नया वर्कर है वो कितनी जल्दी अपने आप को एडजस्ट करता है अपने इस माहौल में। अगर जल्दी कर लेगा तो प्रोसेस शॉर्ट होगा, और देर से करेगा तो प्रोसेस लंबा होगा, ठीक है ना।
अच्छा, तो 3 तरीके के प्रोसेस होते हैं। पहला होता है प्री अराइवल स्टेज। सबसे पहला होता है प्री अराइवल स्टेज। याद करिए सिलेक्शन टाइम पे। सिलेक्शन टाइम पे क्या होता था, हम उसके बहुत सारे इंटरव्यू लेते थे, बहुत सारे टेस्ट लेते थे। क्यों लेते थे? इसीलिए लेते थे कि अभी अगर ये हमारे मुताबिक नहीं चल सकता, हम इंटरव्यू में क्या उससे पूछते हैं कि भैया देखो इतना लोड होगा, काम का कर पाओगे, टाइम पे आ पाओगे, टाइम पे जा पाओगे, है ना। तो हम उससे ये सब क्यों पूछते हैं? इसीलिए पूछते हैं कि भैया हमें पहले ही पता लग जाए कि सामने वाला जो बंदा बैठा है हमारे, ये फिट होगा हमारी कंपनी में, नहीं होगा। नहीं होगा तो मुझे वहीं से टाटा बाय बाय कर देंगे। तो पहली स्टेज तो आप सिलेक्शन टाइम पे ही कर लेते हैं। उसके बाद सेकंड स्टेज होती है जब वो बंदा काम करने आने लगता है, अपने पोजीशन पे आ जाता है, काम करना शुरू करता है। यहाँ क्या होता है, एक्सपेक्टेशन। अब जो उससे एक्सपेक्टेशन रखी जा रही है, फॉर एग्जाम्पल उसे कुछ टारगेट दिए जा रहे हैं। मैनेजर ने एक टारगेट दिया कि भाई आपको मान लो अकाउंट डिपार्टमेंट में हो तो आपको ये टारगेट दिया गया है, ये टारगेट आपको सॉल्व करना है, ठीक है। अगर वो टारगेट मान लीजिए कुछ बैलेंस शीट का है, कुछ अकाउंटिंग काम का है, वो टारगेट पूरा करता जा रहा है हर बार, जितने टारगेट उसे मिल रहे हैं वो टाइम से पहले ख़त्म कर रहा है, तो मैनेजर भी खुश होगा कि भाई बंदा फटाफट ढल गया माहौल में, अच्छा काम कर रहा है। लेकिन अगर वो नहीं कर पा रहा तो इसका मतलब क्या है कि भैया अभी भी उसने अपने आप को ढाल नहीं पाया हमारे माहौल के अंदर, अभी भी काम अच्छे से नहीं कर रहा, ठीक है ना। अगला पॉइंट क्या है भैया, मेटामॉर्फोसिस। इसके अंदर क्या होता है, सॉल्यूशन फॉर प्रॉब्लम। इसके अंदर हर प्रॉब्लम दी आती है, उसका सॉल्यूशन निकालना होता है। उन प्रॉब्लम जो उसे मैनेजर देते हैं, उसका सुपीरियर देते हैं, उसका सॉल्यूशन फाइंड करना होता है, लोगों से तालमेल बैठाना होता है। लोगों के संग तालमेल का मतलब कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी होती है काम के लिए, कोई गलती ना करे, है ना, अपना काम अच्छे से करे। तो ये सब होता है मेटामॉर्फोसिस के अंदर। तो दोस्तों ये हमने बात कर ली आपके सोशलाइजेशन के प्रोसेस की। तो यहाँ पे दोस्तों आपका ये चैप्टर नंबर 2 फिनिश हो गया। मैंने कहा था छोटा चैप्टर है, फिनिश जल्दी कर दूंगा। हाँ, थोड़ा समझाने में टाइम लगता है, लेकिन आई होप आपको समझ में आ गया हो। ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाके वहाँ से भी आप फॉलो कर सकते हैं, अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं, ठीक है। मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में कुछ और नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।